अब हम शुरू करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आगे। और इसमें सब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लूइड इम्बैलेंस। अगर फ्लूइड इम्बैलेंस की बात की जाए तो फ्लूइड इम्बैलेंस को हम पहले कंपार्टमेंट्स, जो बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स हैं, वो जानेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस को जानने के लिए। तो जो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि टोटल बॉडी वाटर हमारे शरीर में कितना होता है, उसमें आईसीएफ कितना होता है, ईसीएफ कितना होता है, इंटेस्टिटियल फ्लूइड कितना होता है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना होता है। तो टोटल बॉडी वाटर, इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंटेस्टिटियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो अगर टोटल बॉडी वाटर की बात की जाए, अच्छा, ये हमारा जो एस्टिमेशन होगा वो बाई परसेंटेज होगा। जो हमारा आइडियल बॉडी वेट होता है उसका एस्टिमेशन हम करेंगे इस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का बाई परसेंटेज, जो हमारा आइडियल बॉडी वेट है उसके। तो अगर उसमें हम देखा जाए तो जो हमारा टोटल बॉडी वाटर होता है वो हमारे जो वेट का 60% होता है यंग मेल में। अगर यंग फीमेल की बात की जाए तो 50% होता है और एल्डरली में 45% होता है। अब अगर मान लीजिए इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात की जाए तो इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है वो हमारा 2/3 होता है टोटल बॉडी वाटर का। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 40 आ जाएगा यंग मेल में, यंग फीमेल में ये 33 आ जाएगा और एल्डरली फीमेल में ये 30 आ जाएगा। इस अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 1/3 होता है टोटल बॉडी वाटर का। और जो यंग मेल में होता है ये 20 निकल कर आएगा और यंग फीमेल में 16.7 निकल कर आएगा और एल्डरली फीमेल में जो है वो 15 निकल कर आएगा। इंटेस्टिटियल फ्लूइड की अगर बात की जाए तो वो 3/4 होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका 3/4 होता है। और ये अगर कैलकुलेट करें तो यंग मेल में 15 आएगा, यंग फीमेल में 12.5 और एल्डरली फीमेल में 11.3 के आसपास आएगा। अगर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की बात की जाए तो वो 1/4 होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। यंग मेल में ये 5 निकल कर आएगा अगर कैलकुलेट करें, यंग फीमेल में 4.2 और एल्डरली फीमेल में 3.8 आएगा। तो टोटल बॉडी वाटर हो गया हमारा 60%। और इंटेस्टिटियल फ्लूइड हो गया हमारा 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया हमारा 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर और इंटेस्टिटियल फ्लूइड हो गया हमारा 3/4 ऑफ द ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और उसके बाद में इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो हो गया वो हमारा हो गया 1/4 ऑफ द ईसीएफ। तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड लॉस अगर देखा जाए तो हमारा कहां कहां से हो सकता है। तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में डिवाइड करने के बाद में अगर हम फ्लूइड इम्बैलेंस की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि फ्लूइड इम्बैलेंस को जानने के लिए हमने पहले जो टोटल बॉडी वाटर है हमारा, हमने उसे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। वो क्या है? बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट हमारे किस तरीके से डिवाइड होते हैं वो हमने अभी जाना। अब हम जानेंगे कि जो हमारा फ्लूइड लॉस है वो कहां कहां से हो सकता है। तो फ्लूइड लॉस हमारा नंबर 1 एक तो होगा इनसेंसिबल लॉसेस होंगे। इनसेंसिबल लॉसेस क्या होते हैं? जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अगर हो रहा है लॉस तो वो हमारा इनसेंसिबल लॉस कहलाएगा। अगर स्किन से हो रहा है वो लगभग 500 से 700 ml पर डे हमारा जो है स्किन से लॉस होता है। उसके अलावा स्किन से जो हमारा लॉस है ये बढ़ सकता है अगर मान लो बहुत ज्यादा बर्न हो जाए, कोल्ड वेदर हो, फीवर हो, टेकिपनिया हो, ओपन वुंड हो और इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो, तो ये हमारे जो इनसेंसिबल लॉसेज हैं ये बढ़ जाते हैं। तो इनसेंसिबल लॉसेस हमारे कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो सकते हैं और स्किन से हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे बढ़ सकते हैं कैसे? एक्सटेंसिव बर्न की वजह से बढ़ सकते हैं, कोल्ड वेदर की वजह से, फीवर की वजह से, टेकिपनिया की वजह से, कोई ओपन वुंड है उसकी वजह से, और या फिर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गई हो, 10 गुना ज्यादा हो गई हो अगर मान लीजिए मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारे इनसेंसिबल लॉसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा हमारा फ्लूइड लॉस कहाँ से हो सकता है? दूसरा हमारा फ्लूइड लॉस स्वेट से हो सकता है। स्वेट से हमारा यूजुअली हाइपरटोनिक लॉस होता है और ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, यानी कि 100 ml पर डे के आसपास इसका होता है और ये 1 से 2 लीटर तक जा सकता है हॉट क्लाइमेट में पर आवर। ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगला लॉस फीसेस से हो सकता है, यानी कि जीआई ट्रैक्ट से हो सकता है। ये करीब 150 ml पर डे के आसपास होता है और लेकिन ये बढ़ जाता है अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है या जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज है, फिस्टुला वगैरह है, तो ये जो है ये बढ़ जाएगा। उसके बाद यूरिन में होगा। यूरिन जो है वो मेन रेगुलेटर है हमारा। यूरिन जो है उससे जो है मेन फ्लूइड लॉस होता है और वही हमारा मेन रेगुलेटर भी है। इसमें मल्टीपल मैकेनिज्म है, 0.5 से 20 लीटर तक जो है ये कंट्रोल कर सकता है ये मैकेनिज्म। ये सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम इन सबको भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो 0.5 लीटर है, 0.5 लीटर यानी कि 500 ml वाटर जो है
वो हमारा नेसेसरी होता है 600 मिली ऑस्मोलिटी को निकालने के लिए। अगर मैक्सिमम एडीएच एक्टिविटी है करें तो वो 1200 मिली ऑस्मोल तक के लिए जो सॉल्यूट्स ऑस्मोलिटी है उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हमारा 0.5 लीटर तक जो है वो हमें जो है वाटर चाहिए होगा अगर 600 मिली ऑस्मोल सॉल्यूट्स हमें निकालने हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एडीएच एक्टिविटी है, मैक्सिमम अगर हम एडीएच एक्टिविटी को देखें तो वो कहाँ तक निकाल देगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है वो सॉल्यूट्स को रिमूव कर सकता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सोडियम और वाटर इम्बैलेंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि सोडियम इम्बैलेंसेस और वाटर इम्बैलेंस क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसके मैनिफेस्टेशन क्या होंगे। मैनिफेस्टेशन ऑफ द साल्ट एंड वाटर इम्बैलेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ द साल्ट एंड वाटर इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिशिट की। डेफिशिट अगर सिर्फ साल्ट का होगा तो हम वो यूजली हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम डिप्लेशन में, हम उसे वॉल्यूम डिप्लेशन बोलेंगे। और अगर सिर्फ वाटर का होगा तो हम उसे जो है वो डिहाइड्रेशन बोलेंगे, जो कि हाइपरनेट्रीमिया भी कहलाएगा। तो हाइपरनेट्रीमिया या डिहाइड्रेशन बोलेंगे। और अगर साल्ट का मान लीजिए डेफिशिट हो रहा है तो वो वॉल्यूम डिप्लेशन कहलाएगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए एक्सेस हो रहा है तो वो वॉल्यूम ओवरलोड कराएगा। अगर साल्ट का एक्सेस है तो वॉल्यूम ओवरलोड कराएगा। और अगर वाटर का एक्सेस हो रहा है तो वो क्या कराएगा, हाइपोनेट्रीमिया कराएगा। तो अगर मान लीजिए साल्ट का जो है बहुत ज्यादा डेफिशिट है तो वॉल्यूम डिप्लीशन, वाटर का अगर जो है वो डेफिशिट है तो डिहाइड्रेशन या हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस है तो फिर वो, अगर मान लीजिए साल्ट का एक्सेस है तो वॉल्यूम ओवरलोड कराएगा। और अगर वाटर का एक्सेस है तो वो हाइपोनेट्रीमिया कहलाएगा। तो ये हमारा जो हो गया मैनिफेस्टेशन ऑफ द साल्ट एंड वाटर इम्बैलेंस। हम अगर बात करें सोडियम और वाटर इम्बैलेंस की तो ये उसके मैनिफेस्टेशन होंगे। अब इन मैनिफेस्टेशन को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इफेक्टिव ऑस्मोल्स क्या होते हैं। इफेक्टिव ऑस्मोल्स वो होते हैं जो कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब बगैर ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी के जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते उन्हें हम इफेक्टिव ऑस्मोल्स कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें जो मेन है वो है सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है और मैनिटॉल है। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज और मैनिटॉल जो है ये इफेक्टिव ऑस्मोल्स हैं। इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स कहते हैं, किसे कहते हैं, इनइफेक्टिव ऑस्मोल्स उन्हें कहते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि जो डू नॉट अफेक्ट ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लो, जैसे कि यूरिया एंड अल्कोहल। तो वो ऑस्मोल्स जो फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, तो जैसे कि यूरिया हुआ और अल्कोहल हो गया, तो ये हो गया इफेक्टिव ऑस्मोल्स। इफेक्टिव ऑस्मोल्स जो है कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन विदाउट ट्रांसपोर्टर एक्टिविटी, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज एंड मैनिटॉल। और इन इफेक्टिव ऑस्मोल्स उन्हें कहते हैं जो कि फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया और अल्कोहल हो गया। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? ऑस्मोलैलिटी की डेफिनेशन है द मिली ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स पर किलोग्राम ऑफ द वाटर। तो व्हाट इज ऑस्मोलैलिटी? ऑस्मोलैलिटी का मतलब होता है मिली ऑस्मोल ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम वाटर। और ये जो होती है सेम होती है थ्रू आईसीएफ एंड ईसीएफ। क्यों? क्योंकि वाटर जो है एक्वापोरिन के थ्रू कैन फ्रीली ट्रांसफर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए ये यूजुअली सेम होती है आईसीएफ और ईसीएफ में। इसको फिर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं कि 2 इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 2.8, ये इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है। क्या फार्मूला है? 2 इंटू सोडियम प्लस ग्लूकोज अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 2.8। हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि टोनिसिटी क्या होती है। टोनिसिटी होती है द रेशियो ऑफ प्लाज्मा इफेक्टिव ऑस्मोल्स टू प्लाज्मा वाटर, यानी कि जो इफेक्टिव ऑस्मोल्स हैं उनका वाटर के साथ क्या रेशियो है उसे हम टोनिसिटी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ द प्लाज्मा इफेक्टिव ऑस्मोल्स टू प्लाज्मा वाटर, यही है टोनिसिटी जो डिक्टेट करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वाटर को, यानी कि टोनिसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन है
लॉस ऑफ टोटल बॉडी वाटर, यानी कि अगर टोटल बॉडी वाटर का लॉस हो रहा है तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। उससे क्या होगा, हाइपरटोनिसिटी होगी, जो कि इक्वल हो सकती है वॉल्यूम डिप्लेशन की, या जो इक्वल नहीं हो सकती वॉल्यूम डिप्लेशन की। तो ये बेसिकली डिहाइड्रेशन है। और अब बात करते हैं हाइपरनेट्रीमिया की। तो हाइपरनेट्रीमिया, अगर सोडियम मान लीजिए मोर देन 145 है, तो मेनली फ्रॉम वाटर डेफिशिएंट होती है। ये हाइपरनेट्रीमिया की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली वाटर डेफिशिएंट की वजह से होती है। एंड रियली फ्रॉम टोटल बॉडी सोडियम और पोटेशियम इंक्रीज विद रियली रिलेटिव टोटल बॉडी वाटर डेफिशिएंट। अब होता क्या है कि जो सोडियम है मोर देन 145 है, तो ये रेयरली होता है फ्रॉम टोटल बॉडी सोडियम और पोटेशियम इंक्रीज विद रिलेटिव टोटल बॉडी वाटर डेफिशिएंट के। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाई यूरिया इज हाइपरोस्मोलर बट नॉट हाइपरटोनिक, हाइपरनेट्रीमिया इज हाइपरोस्मोलर एंड हाइपरटोनिक। ये लाइन थोड़ा हमें याद रखने वाली है कि हाई यूरिया इज हाइपरोस्मोलर, हाई यूरिया हाइपरोस्मोलर होता है बट हाइपरटोनिक नहीं होता। बट हाइपरनेट्रीमिया हाइपरोस्मोलर होती है और हाइपरटोनिक होती है। तो ये इस डेफिनेशन से आसानी से समझा जा सकता है। तो हमने क्या क्या जाना, नंबर 1 इफेक्टिव ऑस्मोल जाना क्या होते हैं, नंबर 2 इन इफेक्टिव ऑस्मोल्स हमने जाना, उसके बाद में हमने ऑस्मोलैलिटी को जाना, उसके बाद में टोनिसिटी जानी, उसके बाद में हमने जाना कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो चेंजेस इन प्लाज्मा टोनिसिटी मोर देन 280 टू 289 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। अगर मान लीजिए 280 से 289 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम, ये नॉर्मल जो होती है वो प्लाज्मा टोनिसिटी होती है, और ये हाइपोथैलेमस में सेंस होती है। अब जब ये सेंस हो जाएगी, मान लीजिए 280 से 289 जो है, नॉर्मल तो मान लीजिए 280 है, और अब ये प्लाज्मा टोनिसिटी चेंज हो गई, 280 से 289 हो गई, ये हाइपोथैलेमस में सेंस होगी। उससे क्या होगा, थर्स्ट सेंसेशन होगा, वाटर इनटेक होगा, एडीएच जो है वो अब चला जाएगा। प्लाज्मा टोनिसिटी मान लीजिए मोर देन 280 टू 289 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम होती है, यानी कि जो प्लाज्मा टोनिसिटी है, फर्ज कीजिए कि 280 पर है और वो 289 से ऊपर चली जाती है, और ये सेंस हो जाती है हाइपोथैलेमस में, यानी कि 280 टू 289 तक तो चलो ठीक है वो वेरिएबल रहेगी, बट उसके ऊपर अगर जाके ये सेंस हो जाती है हाइपोथैलेमस में, तो थर्स्ट सेंसेशन होगा, और थर्स्ट सेंसेशन आएगा और उससे वाटर इनटेक जाएगा, और एडीएच जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। एडीएच जो है वो बी2 रिसेप्टर पर काम करेगा, और ये बी2 रिसेप्टर कहाँ होंगे, आउटर इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे होंगे, और ये क्या करेंगे कि ल्यूमिनल जो एक्वापोरिन चैनल है उनके नंबर को बढ़ा देंगे, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट मैनर जो है उसके थ्रू ये बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे टोनिसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद में हाइपोथैलेमस जो है का जो स्टिमुलस है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी अगर देखी जाए तो चेंजेस इन टोनिसिटी, अगर मान लीजिए 280 टू 89 जो कि नॉर्मल कंसीडर की जाती है, अगर उससे ज्यादा हाइपरटोनिसिटी हो रही है, प्लाज्मा टोनिसिटी में चेंज हो रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस से सेंस होगी। हाइपोथैलेमस से सेंस होने के बाद में क्या होगा कि थर्स्ट सेंसेशन होगा, थर्स्ट सेंसेशन से वाटर इनटेक होगा, एडीएच हाई जाएगा, वी2 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, उससे एक्वापोरिन चैनल जो है वो उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, साइक्लिक एमपी मैनर में बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, टोनिसिटी जो है वो घट जाएगी, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलर जो है वो ऑफ हो जाएगा। राइट, एक्चुअली जो वाटर डेफिशिएंट है वो रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्रीज थर्स्ट ऑब्लिक वाटर इनटेक प्लस माइनस डिक्रीज रीनल कंसंट्रेशन कैपेसिटी। अब ये वाटर डेफिशिएंट हमारा होता कब है, अब दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ये थर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो हमारी खराब हो जाए, या वाटर इनटेक हमारा जो है हो जाए। वाटर डेफिशिएंट हमारा रिजल्ट जो होते है वो मान लीजिए वाटर इनटेक हम नहीं ले पा रहे किसी वजह से, या फिर डिक्रीज थर्स्ट हो जाए, या फिर रीनल कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी खराब हो जाए, जिसे कि डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जो पहली वाली कंडीशन है कि मान लीजिए डिक्रीज थर्स्ट है, प्यास कम लग रही है, वाटर इनटेक कम है, तो उसकी वजह से भी वाटर डेफिशिएंट हमारा जो है ये ज्यादा कॉमनली होता है। अच्छा, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी कब होगी, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी जब होगी जब वाटर शिफ्ट फ्रॉम द इंटरसेलुलर टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, और सेलुलर जो है श्रिंकेज हो जाएगी। इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी से क्या होगा, वाटर जो है शिफ्ट होगा फ्रॉम इंटरसेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, और सेलुलर श्रिंकिंग हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया या हाइपरटोनिसिटी में क्या होता है कि ब्रेन सेल जनरेट ऑस्मोलाइट, ब्रेन
सेल जो होती हैं वो ऑस्मोलाइट जनरेट करती हैं टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी, ताकि इंट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी जो है वो बढ़ जाए, एंड काउंटर द इंक्रीज इन एक्स्ट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी, और जो एक्स्ट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी जो वो बढ़ गई है उसको काउंटर किया जा सके। यही होगा हाइपरनेट्री में। हाइपरनेट्री में क्या होगा, ब्रेन सेल जो है वो ऑस्मोलाइट को जनरेट करेंगी, क्यों, ताकि इंट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी को बढ़ाया जा सके। और वो काउंटर किसे कर देंगी, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलिटी जो बढ़ी हुई है उसे काउंटर करें। अगर हाइपरनेट्रीमिया जो है वो बहुत ज्यादा रैपिड है करेक्शन, और एट्रोजेनिक सेरेब्रल एडेमा कहना कर ड्यू टू डिलेड डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर ऑस्मोलिटी इन ब्रेन सेल्स। अगर मान लीजिए हाइपरनेट्रीमिया करेक्शन जो है बहुत ज्यादा तेज है, एट्रोजेनिक जैसे सेरेब्रल एडेमा कहना कर हो सकता है, एट्रोजेनिक सेरेब्रल एडेमा उसकी वजह से हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिलेड डिक्रीज इन इंटरसेलुलर ऑस्मोलिटी इन ब्रेन सेल्स, यानी कि ब्रेन सेल्स में अगर मान लीजिए डिलेड डिक्रीज है, अगर मान लीजिए जो इंटरसेलुलर ऑस्मोलिटी वो देर से घट रही है, तो फिर ये हाइपरनेट्रीमिया और करेक्शन रैपिड है, तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। तो ये बेसिकली हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अब आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो इसमें होगा क्या, थर्स्ट होगा, ओलिग्यूरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, जनरलाइज वीकनेस होगी, फटीग होगा, लिथार्जी होगा, इरिटेबिलिटी होगी, कंफ्यूजन होगा। अगर मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सेवरिटी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की इसकी वजह से बढ़ जाएगी, सोडियम के बढ़ने की वजह से। साइंस ऑफ द ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल टंग फरोज हो जाएंगे, सीजर हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। अगर हाइपरनेट्रीमिया जो है वो उसे यूरिन ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, थर्स्ट होगा, ओलिग्यूरिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, जनरलाइज वीकनेस होगा, उसके बाद में फटीग होगा, लिथार्जी होगा, इरिटेबिलिटी होगा, और कंफ्यूजन होगा। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि राइज ऑफ सोडियम कितना है। साइंस क्या आएंगे, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आएगी, लॉन्गिट्यूडिनल टंग फरोज आ जाएंगे, सीजर हो सकता है, कॉमा हो सकता है, आईसीएच हो सकता है, खासतौर से इन्फेंट्स में। हाइपरनेट्रीमिया के साथ साथ यूरिन ऑस्मोलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगी, और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया देखने को मिल सकता है। अब हम वर्कअप क्या करेंगे, अगर वर्कअप की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का जो ओवरऑल सोडियम बैलेंस है उसको डिटरमिन करेंगे, यानी कि जो ओवरऑल सोडियम का बैलेंस है उसको हम डिटरमिन करेंगे। कैसे डिटरमिन करेंगे कि साल्ट एंड वाटर बैलेंस का जो मैकेनिज्म है हाइपरनेट्रीमिया में, साल्ट एंड वाटर बैलेंस का जो मैकेनिज्म है इन हाइपरनेट्रीमिया में, वो कैसे होगा वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि वॉल्यूम स्टेटस क्या है, पेशेंट हाइपोवोलिमिक है, यूवोलिमिक है, या हाइपरवोलिमिक है। पेशेंट हाइपोवोलिमिक है, यूवोलिमिक है, या हाइपरवोलिमिक है। अगर पेशेंट हाइपोवोलिमिक है तो इसका मतलब यह है कि साल्ट जो है वो हमें कम मिलेगा, वाटर जो है वो हमें कम मिलेगा। तो मैकेनिज्म क्या होगी इसमें, लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स होगी, लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। हाइपोवोलिमिक, अगर वॉल्यूम स्टेटस हाइपोवोलिमिक है तो क्या होगा कि साल्ट कम होगा, वाटर कम होगा, और लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा। यूवोलिमिक है तो साल्ट तो हमारा नॉर्मल होगा, वाटर कम होगा, और इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर जो है वो लॉस होगा। हाइपरवॉलिमिक है तो क्या होगा, साल्ट जो है वो हमारा हाई होगा, वाटर हमारा जो है वो ठीक ठाक होगा, उसमें कोई ये नहीं होगा, उसमें तो रिटेंशन होगा बल्कि, और एक्सेसिव साल्ट इनटेक जो है इसकी मैकेनिज्म होगी। तो हम बात करते हैं साल्ट एंड वाटर बैलेंस एंड मैकेनिज्म हाइपरनेट्रीमिया, साल्ट एंड वाटर बैलेंस एंड मैकेनिज्म इन हाइपरनेट्रीमिया। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम स्टेटस क्या है। वॉल्यूम स्टेटस क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर हाइपोवोलिमिक है तो साल्ट क्या होगा, डाउन जाएगा, वाटर जो है वो डाउन जाएगा, यानी कि दोनों डाउन जाएंगे, और लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा। यूवोलियम में क्या होगा कि साल्ट तो नॉर्मल होगा बट वाटर डेफिशिएंट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर का लॉस होगा। हाइपरवोलिक में क्या होगा कि साल्ट जो है वो हाई होगा, वाटर बल्कि ओवरलोड में होगा, और एक्सेसिव साल्ट इनटेक इसका कारण होगा। ये हमारी मैकेनिज्म होगी। तो हमने वॉल्यूम स्टेटस देखा, साल्ट का क्या स्टेटस होगा ये देखा, वाटर का क्या स्टेटस होगा ये देखा, और मैकेनिज्म क्या होगी ये देखा। अब आते हैं हाइपोवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा।
हाइपोवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया क्या होगा कि लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड होगा, जैसा कि हमने पहले देखा। इसमें अगर यूरिन स्पॉट सोडियम करेंगे तो वो मोर देन 20 मिलेगा। यूरिन स्पॉट सोडियम अगर आप करेंगे तो इसमें मोर देन 20 मिलेगा, और ये ज्यादातर रीनल लॉस, डायरेटिक, पोस्ट एटीएन, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑस्मोसिस की वजह से ये सारी चीजें होंगी। यानी कि अगर यूरिन स्पॉट सोडियम हमें मोर देन 20 होगा तो रीनल लॉस, डायरेटिक, पोस्ट एटीएन, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑस्मोटिक काज होगा। अगर यूरिन स्पॉट सोडियम लेस देन 20 है, यानी हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया की बात कर रहे हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा रीनल लॉस है, जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला है, स्वेटिंग है, बर्न है, ये इसकी वजह से होगा। अब बात करते हैं यूवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया की, यानी कि नॉर्मल सोडियम बैलेंस है बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर है। तो अब हम इसमें बेसिकली यूरिन हम देखेंगे यूरिन ऑस्मोलिटी क्या है। अगर यूरिन ऑस्मोलिटी लेस देन 300 है तो ये रीनल लॉस है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर यूरिन ऑस्मोलिटी 300 से 600 के बीच है तो ये रीनल लॉस है, तो ये पार्शियल डायबिटीज इंसिपिडस है, कंपनसेटेड डायलिसिस इसमें हो रहा है। अगर यूरिन ऑस्मोलिटी 700 से 800 के बीच में है तो ये एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस है, जैसे प्राइमरी जो है वो हाइपोडिप्सिया है, लिमिटेड वाटर एक्सेस है, पोस्ट सीजर है, सीवियर एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये यूवोलिमिक हाइपरनेट्रीमिया हो गया। तो हमने देखा हाइपोवोलिमिक हो गया, यूवोलिमिक हो गया। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस की। कॉजेज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है एडीएच डिपेंडेंट डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच डिपेंडेंट डायबिटीज इंसिपिडस बेसिकली इसमें आता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि एडीएच डिपेंडेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि एडीएच का सेक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या क्या कारण हो सकते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के? कॉन्जेनिटल हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, न्यूरोसर्जरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्यूमर, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी, हेमरेज, सीएनएस इन्फेक्शन, एनेरिज्म। तो ये एडीएच डिपेंडेंट हो गया। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जैसे कि वेसोप्रेनिस मीडिएटेड हो सकता है। अब अगर एडीएच इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो एडीएच इंडिपेंडेंट यानी एडीएच तो नॉर्मल है, एडीएच सिक्रीट हो रहा है, तो फिर वो हेरिडिटरी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, हेरिडिटरी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जैसे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कंप्लीट और पार्शियल। उसके बाद में एक्वायर्ड डायबिटीज, एक्वायर्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जैसे कि हाई कैल्शियम, लो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, लिथियम, डेमेक्लोसाइक्लिन, एम्फोटेरेसिन बी, फॉस्कार्नेट, मिथॉक्सीफ्लोरिन, वेप्टेंस। उसके अलावा क्रॉनिक इंटेस्टाइनल किडनी डिसीज अगर है, मेडुलरी सिस्टिक डिसीज है, सिकल सेल डिसीज है, एमोलाइड है, शोगरन डिसीज है या मालन्यूट्रिशन है, तो ये सारे एक्वायर्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के कारण बनेंगे। तो जो कॉजेज ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक एडीएच डिपेंडेंट यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। उसके बाद में एडीएच इंडिपेंडेंट यानी कि एडीएच का सेक्रेशन तो ठीक हो रहा है। अब अगर बात की जाए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच डिपेंडेंट की, तो उसमें सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस आ जाएगा, और एडीएच इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो उसमें नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट बेसिकली हमें आइडेंटिफाइड एंड ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, बेसिक रूल एंड वाटर डेफिशिएंट जो हुआ है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसमें डेसमोप्रेसिन का रोल है। अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसमें थायराइड का रोल है। और उसके बाद में इसके अलावा अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का ट्रीटमेंट देखा जाए तो लो सोडियम एंड प्रोटीन डाइट हम देंगे, एनसेड्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए पॉजिटिव सोडियम बैलेंस है तो फिर हम डायरेटिक या डायलिसिस कर सकते हैं, या फिर जो है डायलिसिस हमारा एक ऑप्शन है जो कि हम कर सकते हैं अगर पॉजिटिव सोडियम बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या काम करेंगे, आइडेंटिफाई एंड हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और अंडरलाइन कॉज है उसे ट्रीट करेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो डेस्मोप्रेसिन देंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तो हम थायराइड दे सकते हैं, उसके बाद में एनसेड्स दे सकते हैं, लो सोडियम एंड प्रोटीन डाइट, ये हमारा रूल रहेगा। उसके बाद में अगर पॉजिटिव सोडियम बैलेंस है तो फिर हम डायरेटिक या डायलिसिस प्लान करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम डिप्लीशन। सबसे पहले जानेंगे कि वॉल्यूम डिप्लीशन होता क्या है। अ डेफिशिएंट इन ईसीएफ वॉल्यूम काज्ड बाय लॉस और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड, ये वॉल्यूम डिप्लीशन की हमारी डेफिनेशन है। यानी कि फ्लूइड हमारा जो सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड है अगर उसका लॉस हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड। इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम किसे कहते हैं? इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम उसको कहते हैं द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेंटेन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन।
द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेंटेन इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन वो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम कहलाएगा। इन नॉन एडेमेटस स्टेट्स इट इज प्रोपोर्शन टू ई सेफ वॉल्यूम। अगर मान लीजिए एडेमेटस स्टेट नहीं है तो वो किसके प्रोपोर्शन होगा, ई सेफ वॉल्यूम के प्रोपोर्शन होगा। इन एडेमेटस स्टेट ईसीएफ एंड इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम आर नॉट प्रोपोर्शनेट। तो जाहिर सी बात है अगर एडेमा हो रखा है तो उसमें ईसीएफ और इफेक्टिव आर्टेरियल जो ब्लड वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होंगे। अब हम जानेंगे कि कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंट्रोल करने वाली जो मैकेनिज्म है वो क्या क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, उससे रेगुलेशन क्या होगा और इफेक्ट क्या आएगा। ये तीन चीजें हम देखेंगे, यानी कंपोनेंट क्या क्या है जो कि ईएसएफ को कंट्रोल करेंगे, और रेगुलेशन क्या होगा और इफेक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट की बात की जाए तो उसमें यूजली 4 कंपोनेंट हमें मेनली याद रखने हैं जो कि ईसीएफ को कंट्रोल करते हैं। 4 कंपोनेंट हमें याद रखने हैं जो कि ईसीएफ को कंपोनेंट करेंगे। सबसे पहला है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीसरा है एंटी डायरेटिक हार्मोन और चौथा है नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंटी डायरेटिक हार्मोन और नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये हमारे कंपोनेंट हैं। कैसे कैसे रेगुलेशन होगा, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो क्या काम करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा कहां पर, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स पर। ये 3 तरीके से ये मैकेनिज्म करेगा। मान लीजिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, उससे रेनिन रिलीज होगा जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स पर, और वो क्या क्या करेगा, 3 मैकेनिज्म करेगा। नंबर 1, परफ्यूजन प्रेशर जो है वो घटा देगा कहां पर, एफरेंट आर्टेरियोल पर, जो वहां पर बैरो रिसेप्टर्स हैं वहां पे परफ्यूजन प्रेशर उसकी मदद से जो है वो परफ्यूजन प्रेशर घट जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा ये, यानी कि रेनिन सोडियम क्लोराइड की जो डिलीवरी है मैकुलर डेंसर पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, वहां पर जो है ये सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी को कम कर देगा। और तीसरा काम ये क्या करेगा कि जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा, यानी कि एक्टिवेशन को बढ़ाएगा, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेशन को ये बढ़ा देगा। तो पहला काम क्या करेगा, पहला काम करेगा कि रेनिन रिलीज होने से क्या होगा, पहला काम होगा डिक्रीज परफ्यूजन होगा एफरेंट आर्टेरियोल पर। दूसरा काम क्या होगा, डिक्रीज सोडियम क्लोराइड डिलीवरी होगी कहां पर, मैकुलर डेंसा पर। उसके बाद में बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर के एक्टिवेशन को बढ़ा देगा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, है ना, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इफेक्ट क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट कौन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये जो डिक्रीज परफ्यूजन अगर हो रहा है, यानी कि कम अगर मान लीजिए वॉल्यूम डिप्लीशन है, डिक्रीज परफ्यूजन है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये कैसे एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर कहां, ये किसे स्ट्रेच करेगा, कैरोटिड साइनस और एओर्टा पे। तो ये वहां पर सेंस होगा, उससे क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, इफेक्ट क्या आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा और रास एक्टिवेशन हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा कि जो डिक्रीज परफ्यूजन हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है तो उससे जो कैरोटिड साइनस जो कि एओर्टा पर हैं वो स्ट्रेच होंगे, और उसके होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, रास एक्टिवेशन होगा। अगला कंपोनेंट है एडीएच। एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा कि नॉन ऑस्मोटिक रिलीज होगा एडीएच सेक्रेशन का। उससे क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 का जो रिलीज है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगा और वैसोप्रेसर इफेक्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। ये एट्रिया के स्ट्रेच होने से रिलीज होंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी रिलीज होते हैं, और ये क्या काम करेंगे, सोडियम एक्सक्रीशन और डिक्रीज रीनल रिलीज कराएंगे, सोडियम एक्सक्रीशन और डिक्रीज रीनल करेंगे। ये भी यूजुअली ओवरलोड में हमें देखने को मिलता है नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, इसका जो इफेक्ट आता है। तो एडीएच हो गया, तो पहला हो गया रास हो गया, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, उसके बाद में एडीएच होगा। एडीएच जो है वो वाटर रिटेंशन और वैसोप्रेसर इफेक्ट आएगा उसका। नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का सोडियम एक्सक्रीशन और डिक्रीज रिलीज होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, रास एक्टिवेशन होगा। और रास का क्या होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट होगा। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हो गए, और उनके इफेक्ट कैसे काम करते हैं ये हमने पता कर लिए। तो ये है कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि हमें याद रखनी है। अब हम आते हैं
एटियोलॉजीज। एटियोलॉजीज की अगर बात की जाए तो यूजली ये जो हमारा वॉल्यूम डिप्लेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ड्रेनेज अगर कोई है, और मान लीजिए while on average on only 150 cc per day, तो 3 से 6 लीटर पर डे आर जनरेटेड बाय द जीआई ट्रैक्ट। नॉर्मली जो है वो सभी रिब्जॉर्ब हो जाता है इफ जीआई पैथोलॉजी लूज एबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब एंड बिकम वॉल्यूम डिप्लेटेड। सो सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ड्रेनेज अगर है कोई। दूसरा रीनल। रीनल में क्या क्या हो सकता है? डायरेटिक हो सकता है, ऑस्मोटिक डायलिसिस हो सकता है, साल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथीज हो सकती हैं और हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायलिसिस, साल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी और हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। उसके बाद स्किन। स्किन में कैसे हो सकता है? 1 to 2 लीटर पर आवर कैन अगर अगर मान लीजिए हॉट या ड्राई क्लाइमेट है तो उसमें 1 to 2 लीटर पर आवर जो है वो लॉस हो सकता है, वॉल्यूम डिप्लेशन हो सकता है। और फिर हैमरेज। हैमरेज में कैसे हो सकता है? थर्ड स्पेस में मान लीजिए सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद में मान लो कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैटास्ट्रॉफी हो गई है, जैसे कि मान लीजिए पैंक्रेटाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस, क्रश इंजरीज वगैरह, ये सब में जो है वो हो सकता है। तो हैमरेज हो गया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैटास्ट्रॉफी हो गई, तो इसमें वॉल्यूम डिप्लेशन हो सकता है। तो वॉल्यूम डिप्लेशन की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम डिप्लेशन एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ड्रेनेज। अगर रीनल की बात की जाए तो डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायलिसिस, साल्ट वेस्टिंग नेफ्रोपैथी, हाइपरडेस्टिन ये हो सकता है। उसके बाद में स्किन की बात की जाए तो हॉट या ड्राई क्लाइमेट में जो है वो 1 से 2 लीटर के आसपास लॉस हो सकता है। और अगर हैमरेज की बात की जाए तो इस सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है थर्ड स्पेस में और जीआई कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा वॉल्यूम डिप्लेशन का? तो वेट लॉस होगा, ऑर्थोस्टैटिक डिजीनेस होगा, ओलिग्यूरिया होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, एजिटेशन होगा, थर्स्ट होगा, कंफ्यूजन होगा। ये हमारे जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। दूसरा हाइपो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी और यूजली सुपाइन पोजीशन में जो है वो हार्ट रेट बढ़ जाएगी और हाइपरटेंशन हो जाएगी। डिमिनिश्ड स्किन टर्गर होगा, जो डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग होगी, स्किन टर्गर जो होगा वो डिमिनिश्ड हो जाएगी और जो कैपिलरी रिफिल होगी वो डिले हो जाएगी। ऑर्गन इस्कीमिया होगा, नॉन ऑन जिसे हम नॉन ऑक्लूसिव मेजेंटिक इस्कीमिया बोल सकते हैं, ऑर्गन इस्कीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से कोल्ड, क्लैमिक एक्सट्रीमिटी, साइनोसिस, पल्सेस पैराडॉक्सिस, ये सब देखने को मिलेगा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जैसे कार्डियक टेम्पोनेट है, कॉन्स्टिटिव पेरिकार्डिटिस है, वो सबको रूल आउट हमें करना पड़ेगा। लेकिन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अगर है तो उसमें कोल्ड, क्लैमिक एक्सट्रीमिटी, साइनोसिस, पल्सेस पैराडॉक्सिस, ये सब देखने को मिलेगा। अब आते हैं वॉल्यूम डिप्लेशन की जो है लेबोरेटरी फंडिंग क्या मिलेंगी। अगर हम लैब्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भेजते हैं, तो सबसे पहले क्रेटिनिन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। और लेकिन ये फाल्स नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर लो मसल मास है या लीवर सिरोसिस है तो उसमें हमें फाल्स नेगेटिव भी इंक्रीज कर सकती है, जो है वो क्रेटिनिन की वैल्यू देखने को मिल सकती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन रेशियो जो होता है वो मोर देन 20 हो जाएगा, ये दूसरी देखने को मिलेगी। उसके बाद सोडियम क्या होगा? सोडियम लो होगा और हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज मिलेगा, एल्बुमिन जो है वो इंक्रीज मिल सकता है। यूरिन स्पॉट सोडियम जो होगा वो लेस देन 20 होगा और यूरिन ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज मिलेगी। तो ये हमारे लेबोरेटरी फंडिंग देखने को मिल सकते हैं। क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, उसके बाद में बन क्रेटिनिन रेशियो जो है वो मोर देन 20, उसके बाद में सोडियम जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद में बन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर जाएगा, एल्बुमिन इंक्रीज कर जाएगा, यूरिन स्पॉट सोडियम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, लेस देन 20 हो जाएगा और यूरिन ऑस्मोलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारे लेबोरेटरी वर्कअप अगर हम कहें तो ये सब देखने को मिल जाएगा। डायग्नोसिस कैसे कैसे करेंगे? फ्लूइड रेस्पॉन्सिवनेस। डायग्नोसिस करने के लिए हमें फ्लूइड रेस्पॉन्सिवनेस टेस्ट देखना होगा। उसमें क्या होगा कि इंप्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक इंटेक्स बाय फ्लूइड। अगर मान लीजिए हमने फ्लूइड दिया तो उससे क्या होगा? इंप्रूवमेंट हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम में, कार्डियक इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम डिप्लेशन को डायग्नोस करेगा। उसके बाद में प्रायर हिस्ट्री हम लेंगे, वेट चेंज अगर बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, हालांकि वो इंसेंसिटिव है बट फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे। स्टैटिक असेसमेंट क्या करेंगे? स्टैटिक असेसमेंट में सबसे आता है सेंट्रल वीनस प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन ये फ्लूइड रेस्पॉन्सिवनेस को जो है वो प्रेडिक्ट नहीं करता है।
उसके बाद में जो है वो पीएसी या पीसीबीपी देख सकते हैं, गाइडेड थेरेपी होती है, जो इसमें जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें कितना फ्लूइड देना है, ये हम पीएसी या पीसीडब्ल्यूपी, सॉरी पीसीडब्ल्यूपी, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर हम देखेंगे। तो पीएसी ऑब्लिक पीसीडब्ल्यूपी गाइडेड थेरेपी हम करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एआरडीएस में, एक्यूट लंग इंजरी वगैरह में, लेकिन इससे आउटकम जो है वो उतना इंप्रूव नहीं होता है। अब आते हैं मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो क्या है कि रैपिड 1 to 2 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, रैपिड 1 to 2 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, ताकि परफ्यूजन जो है वो रिस्टोर हो सके। और अगर मान लीजिए वहां पे शॉक का एविडेंस है तो हम ये जो है रैपिड 1 to 2 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। क्लिनिकल साइंस जैसे कि बीएपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर, यूरिन आउटपुट, उसके बाद में पेरिफेरल परफ्यूजन जो है वो हमारा थेरेपी को गाइड कर सकता है रिससिटेशन के लिए, जो हमें फ्लूइड देना है, खासतौर से आइसोटोनिक फ्लूइड। तो ये देखकर हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट बेसिकली हमारा यही हुआ कि रैपिड 1 to 2 लीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड टू रिस्टोर टू टिश्यू परफ्यूजन इफ देयर इज एविडेंस ऑफ शॉक। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ओवरलोड की। अगर वॉल्यूम ओवरलोड की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड और क्लिनिकल इंप्लीकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ओवरलोड जो क्या है वो है सोडियम एक्सेस एंड एक्सपेंडेड ईसीएफ वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ओवरलोड? सोडियम एक्सेस एंड एक्सपेंडेड ईसीएफ वॉल्यूम। बेसिकली ये लॉन्ग आईसीयू स्टे के साथ एसोसिएटेड होता है और मॉर्टेलिटी जो होती है वो हाई होती है। सेप्टिक शॉक में मॉर्टेलिटी जो होती है वो और बढ़ जाती है। उसके बाद में अगर मान लीजिए एकेआई के साथ है तो मॉर्टेलिटी और बढ़ जाएगी। अगर सीकेडी के साथ है और तो सीकेडी का जो प्रोग्रेशन है वो रैपिड हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ओवरलोड है और आरटी इंक्रीज हुई है, आरटी शुरू हुई है, तो मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी मॉर्टेलिटी जो है वो हाई रहेगी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होता है जब कोई वॉल्यूम ओवरलोड में जाता है, तो एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होता है? स्ट्रेच होगा कार्डियक रिसेप्टर्स पर, वहां से क्या होगा? एएनपी रिलीज होगा। वेंटिकल से क्या होगा? बीएनपी रिलीज होगा और नाइट्रोयूरेसिस होगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो हार्ट फेलियर है और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है तो उससे क्या होगा? डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और रस एक्टिवेशन होगा। तो दो हो गया। तीसरा हो गया सिरोसिस, अगर मान लीजिए है तो वेसोडाइलेशन होगा, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हाई जाएगा, मतलब स्टिमुलेट होगा और रस एक्टिवेशन होगा। अगर मान लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो क्या होगा कि ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज जाएगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, रस सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और सोडियम रिटेंशन होगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज अगर है तो ब्लंटेड रेस्पॉन्स होंगे टू रैपिड सोडियम इनटेक। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होगी। तो एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या होगा कि इंक्रीज स्ट्रेच एट द कार्डियक रिसेप्टर्स होगा, एट्रिया से क्या होगा? एएनपी रिलीज होगा और वेंटिकल से बीएनपी रिलीज होगा। हार्ट फेलियर हो गया है तो डिक्रीज कार्डियो आउटपुट होगा, डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई स्टिमुलेट होगा और रस एक्टिवेशन होगा। सिरोसिस में क्या होगा? वेसोडाइलेटेशन की वजह से डिक्रीज परफ्यूजन प्रेशर होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, हाई जाएगा एंड रस एक्टिवेशन होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा? ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा, लो इफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई जाएगा, रस एक्टिवेशन एक्टिवेट होगा और प्राइमरी सोडियम रिटेंशन होगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज में क्या होगा? रेस्पॉन्स जो है वो ब्लंट हो जाएगा रैपिड सोडियम इनटेक का। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो क्या होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वेट क्या होगा कि हमारा जो है वो हाई हो जाएगा। बीपी, अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो क्या होगा कि वेट जो है वो हाई हो जाएगा, बीपी जो है वो हाई हो जाएगा। उसके बाद में जेबीपी रेज्ड होगा, ऑर्थोपेनिया होगा, पैरेक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, नॉक्ट्यूरिया होगा, ये तो सभी जानते हैं। पेरिफेरल एडिमा होगा, प्री टीबियल एंड एंकल जो है वो एडिमा देखने को मिलेगा, खासतौर से एम्बुलेटरी कंडीशन में। सैक्रल एडिमा देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, खासतौर से नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह में। उसके बाद में अगर मैनिफेस्टेशन देखी जाए फ्लूइड ओवरलोड की ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स में क्या क्या होगा? सबसे पहले लंग्स में क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा कराएगा, प्लूरिफ्यूजन कराएगा। सीबीएस में क्या होगा? इंक्रीज फिलिंग प्रेशर होगा, इंक्रीज फिलिंग प्रेशर होगा। कार्डिक आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिंग डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे और वेसोडाइलेटेशन हो जाएगा। ये हमारा सीबीएस में होगा। तो लंग्स में क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा, प्लूरिफ्यूजन होगा,
सीवीएस में क्या कराएगा, फिलिंग प्रेशर को इंक्रीज कराएगा, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कराएगा, कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस कराएगा, वैसोडाइलेटेशन कराएगा। उसके बाद में जीआई में क्या कराएगा, एसाइटिस कराएगा, गट एडेमा, माला एब्जॉर्प्शन कराएगा। लीवर में क्या कराएगा, कंजेस्टिव हिपेटोपैथी कराएगा। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में वुंड इन्फेक्शन कराएगा, पुअर वुंड हीलिंग हो जाएगी, प्रेशर अल्सर बन जाएंगे। सीएनएस में क्या होगा, सेरेब्रल एडेमा हो जाएगा, डेलीरियम हो जाएगा। किडनी में क्या होगा, इंटेस्टिटियल एडेमा हो जाएगा, है ना, और रीनल वीनस कंजेशन हो जाएगा, डिक्रीज रीनल फंक्शन हो जाएगा। तो ये सब होगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने सबसे पहले बात की कि वेट बढ़ जाएगा, पेरिफेरल एडेमा हो जाएगा, और फ्लूइड ओवरलोड के जो मैनिफेस्टेशन ऑर्गन्स में क्या क्या होंगे। उसके बाद में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, डिक्रीज टिश्यू परफेशन इन हार्ट फेलियर, सिरोसिस, और एडीएच एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि इंक्रीज यूरिनरी लॉस होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, और सिरोसिस में जो है वो बनेगा ही नहीं, डाइल्यूशनल भी हो सकता है हाइपोनेट्रीमिया। बीएनपी इंक्रीज कर जाएगा, एंटी प्रो बीएनपी इंक्रीज कर जाएगा, किडनी से जो है वो चूंकि क्लियर्ड होता है, तो इसलिए रेस रिलायबल है इन सीकेडी पेशेंट में। सीकेडी पेशेंट में हम ज्यादा देखते नहीं है। पल्मोनरी कैपिलरी जो वेज प्रेशर है वो मोर देन 22 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, यानी हाई मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में वॉल्यूम स्टेटस को हम मॉनिटर करेंगे। उसके बाद में अंडरलाइंग काज है जो है उसे ट्रीट करेंगे। उसके बाद में जैसे कि हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को इनको जो है वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। लो सॉल्ट डाइट रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और वो ड्रग जो कि सोडियम रिटेंशन कराते हैं उन्हें अवॉइड करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया फ्लूइड ओवरलोड।